हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हैलो एल्केन के कुछ रिएक्शंस। रिएक्शन में क्या क्या देखना है कि हैलो एल्केन किस किस मेटल से या किससे रिएक्शन करता है। तो हमारे पास ये 4-5 रिएक्टेंट लिखे हुए हैं, इनसे ही हैलो एल्केन रिएक्शन करेगा और इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम देखेंगे। इसमें देखो मेटल हो, मेटल एल्कली एल्कॉक्साइड सॉल्ट या कहेंगे सोडियम एल्कॉक्साइड, जो भी कुछ होता है। ऐसे ही सिल्वर सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर साइनाइड, सोडियम साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट और एल्काइल अमीन, ये मोस्ट ऑफ द केस में ज्यादातर हैलो एल्केन इन सबसे रिएक्शन शो करता है। अब इन सब के रिएक्शन में पहला रिएक्शन अगर हम मेटल से कराएं, देखो मेटल में क्या यूज करना है हमें। मेटल में सोडियम यूज करना है, लिथियम यूज करना है, मैग्नीशियम यूज करना है, जिंक यूज करना है और कॉपर यूज करना है। इतने मेटल एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। ये 5 मेटल है, सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है कैसे रिएक्शन करते हैं, सबका रिएक्शन करने का तरीका। फिलहाल में हम पहला रिएक्शन अगर सोडियम से कराएं तो सोडियम का रिएक्शन जब कराएंगे एल्कली हैलो एल्केन से RX से, तो इसमें क्या बनेगा CH2। इसको देखो यहाँ पे 2Na और X CH2 और R। अब देखो हमने यहाँ पे 2 मालिक्यूल जब भी सोडियम हैलो एल्केन से रिएक्शन करेगा तो ये 2 मालिक्यूल ऑफ तो इसमें एल्किल हैलाइड का 2 मालिक्यूल यूज किया जाएगा और सोडियम का 2 मालिक्यूल यूज किया जाएगा। 2 इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसको ना। उसमें क्या होगा कि ये सोडियम और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे CH2 R बनाएंगे और NaX बनाएंगे। अब इसमें क्या बनेगा कि ये 2 मालिक्यूल यूज किया गया है सोडियम का, देखो ये सोडियम हाइलाइट बन गया 2। अब इसमें क्या हुआ कि 2 कार्बन कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। तो जब भी सोडियम एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो 2 मालिक्यूल को जोड़कर उसके कार्बन के नंबर को डबल कर देता है। अगर स्टार्टिंग में 2 है तो बाद में 4 कार्बन होगा, स्टार्टिंग में अगर 1 है तो बाद में समझो उसका जब भी जितना रहेगा उसका डबल है। अगर 1 है 2 बनेगा, 2 है तो 4 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल का डबल होता है। अब डबल मतलब अगर स्टार्टिंग में तुम 1 लोगे, 1 कार्बन रहेगा, 1 कार्बन मतलब अगर हम कहें CH3 है और X है और इसका रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा CH3। तो देखो यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा तो बनेगा CH3 CH3 प्लस NaX बनेगा, ये 2 बार लगेगा। तो हमेशा 2 मालिक्यूल सोडियम यूज किया जाएगा, 2 मालिक्यूल ऑफ हैलोजन एल्किल हैलाइड भी यूज किया जाएगा। अब इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, है ना। अब देखो सेम मालिक्यूल लोगे, जब तक मालिक्यूल डिफरेंट रहेगा तो कहानी कुछ अलग होगी। फिलहाल के लिए हमें सेम मालिक्यूल में ही ये रिएक्शन करवाता है। एक टाइप को हैलो एल्केन लेंगे और उसमें सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। अब ऐसा जब हैलो एल्केन सोडियम से रिएक्शन कराता है, ध्यान रखना है कि इसका हमें सॉल्वेंट जो लेते हैं, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ईथर लेते हैं। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। ध्यान रखना है कि अभी हम ईथर ले रहे हैं। ईथर क्या होता है, अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। एग्जाम में ऐसे बताओ वुड्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में सुनेंगे, ये टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम कहेंगे कि एल्किल हैलाइड सोडियम से जब रिएक्शन करता है ईथर सॉल्वेंट में, तब बनाता है, क्या बनाता है, ये एल्केन बनाया हुआ है ना। कार्बन जब भी होता है सिर्फ तो इसको एल्केन बोलते हैं। ये भी एल्केन बना हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराने पर ईथर में सॉल्वेंट चेंज नहीं करना है तो हमें एल्केन बनेगा और इस रिएक्शन को कहेंगे वुड्स रिएक्शन। और इसकी क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो
मालिक्यूल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन हमेशा इवन होंगे। इवन मतलब कि सम नंबर रहेगा, 2 4 6 ऐसे रहेगा, या 5 या 3 नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तो किस रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन जो प्रोडक्ट में होते हैं वो इवन होता है। तो उसका आंसर है वुड्स रिएक्शन करके आता है ना। ये पहला मेटल लिया हमने, जब ऐसा करवाएंगे। अगर दूसरा मेटल अगर हम ले यहाँ से हटाएं, वुड्स को हटा दें, अब हम देखो अभी भी हम सॉल्वेंट हमेशा क्या लेंगे, ईथर ही लेंगे। दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, कुछ और बनेगा प्रोडक्ट में। फिलहाल की अगर हम यहाँ सोडियम की जगह हटा दें और हम जिंक रखें, यहाँ पे जिंक है ना, मतलब ये वाला मेटल ले रहे हैं और हमें सॉल्वेंट ईथर ही लेना है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, तब भी प्रोडक्ट वही बनेगा, CH2, यहाँ पे CH2 और R। अगर इसको डैश में ये डैश हो जाएगा और यहाँ बनेगा ZnX2। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले वाले में वुड्स रिएक्शन में जब सोडियम रिएक्शन हो रहा था तो वहां पे मेटल का दो इक्विवेलेंट यूज किया जा रहा था और हेलो एल्केन का भी दो इक्विवेलेंट, मतलब 2 मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में जब जिंक से कराते हैं ईथर सॉल्वेंट में हेलो एल्केन का रिएक्शन, तो वहां पे मेटल तो एक ही इक्विवेलेंट, मतलब एक मेटल लगेगा लेकिन 2 हेलोजन से रिएक्शन कर जाएगा। और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ भी नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे प्रोडक्ट में इवन कार्बन होंगे, है ना, मतलब सेम 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल में कोई भी होगा। उसके बाद अब इस रिएक्शन का भी अपना एक नाम है, इसको कहते हैं फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछा है फ्रैकलैंड रिएक्शन क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विथ RX, ठीक है ना। तो तुम्हें बताना है कि यहाँ पर भी एल्केन बन रहा है, तो ये एक एल्केन बनाने का मेथड भी है कि एल्केन कैसे बनाओगे। तो तुम्हें एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का सिंपल मेथड है कि तुम जिंक ले लो या सोडियम ले लो, दोनों का जिंक मतलब फ्रैकलैंड रिएक्शन और सोडियम ले लो तो वुड्स रिएक्शन होगा। ऐसे ही अगर दूसरा मेटल हम चेंज करें, यहाँ पे हम सिर्फ मेटल चेंज कर रहे हैं, अगर हम कॉपर ले लें, है ना, तो कॉपर भी यही काम सेम करेगा, सब कुछ ऐसे कॉपर रहेगा, यहाँ पे Cu हो जाएगा, है ना, और एल्केन ही बनने वाला है, इवन कार्बन बनेगा प्रोडक्ट में, यही सब। और इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम लेंगे, ये Cu अगर जब यूज करते हैं तो कहते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, ठीक है। उल्मान रिएक्शन क्या होता है कि जब हेलो एल्केन कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, वो भी ईथरल सॉल्वेंट में। ईथर जरूर यूज करना है, प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करना है। प्रोटिक अप्रोटिक क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही, है ना। तो उल्मान रिएक्शन क्या होता है, इस तरह से। अगला है, देखो हमने क्या दिया, सोडियम देख लिया, सोडियम रहेगा तो वुड्स रिएक्शन होता है, वुड्स रिएक्शन। और जिंक रहेगा तो फ्रैकलैंड रिएक्शन, और कॉपर रहेगा तो उल्मान रिएक्शन। अब लिथियम और मैग्नीशियम की बारी आती है, तो लिथियम मैग्नीशियम की कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, अब तुम्हें मालूम होगा शायद कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही यस ब्लॉक एलिमेंट है, ये एल्कली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल दोनों ही। देखो लिथियम एल्कली अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल है, और मैग्नीशियम एल्कली अर्थ मेटल है। अब इसमें क्या होगा कि इंसर्शन होता है, जैसे इसको हम हटा दें पूरा, तो कहें कि जब हम RX लेते हैं, RCH2X, और जब इसका रिएक्शन Li से कराते हैं तो यहां से क्या होता है, ये 2 इक्विवेलेंट यूज किया जाता है, लिथियम को 2 इक्विवेलेंट यूज किया जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान, सॉल्वेंट हमेशा ईथर ही लेना है, अभी हमने ईथर को चेंज नहीं किया है। अब क्या होगा, CH2, उसके बाद यहाँ पे Li लग जाएगा और एक Li के साथ X चला जाएगा, इस तरह से। मतलब इसको एल्किल लिथियम बोलते हैं, एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, ठीक है। इसको लिथियम रिएजेंट भी बोला जाता है, लिथियम रिएजेंट, ठीक है। तो लिथियम रिएजेंट क्या होता है, जब RLi लगा होता है उसको लिथियम रिएजेंट बोलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे चल के जब हम कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी कार्बोनिक ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें इसका रिएक्शन का यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा। तो ध्यान रखना है कि ये लिथिएशन रिएक्शन इसको बोला जाता है, लिथिएशन रिएक्शन, लिथिएशन
रिएक्शन, ठीक है। तो लिथियम आएगा तो लिथिएशन हो जाएगा, उसमें RLi बन जाता है। और ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है कि लिथियम पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव, कार्बन पे निगेटिव होता है। लेकिन अगर हेलो एल्केन में देखा जाए ये बात, तो यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मतलब क्या है, ये दोनों रिएक्शन से जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आता है तो कार्बन का नेचर ही बदल जाता है। कार्बन नेचर में यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव हो गया। इसका मतलब लिथियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन दिया होगा कार्बन को, तब ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो लिथिएशन इस तरह से होता है। अगर हम कहें इसको हटा दें और अगला रिएक्शन कराएं, अगला हमारा पास है Mg मतलब मेटल, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। इंसर्शन मतलब क्या हुआ, ये खुद जाएगा मैग्नीशियम, इसके बीच में जाकर इंसर्ट मतलब बीच में बैठ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा। यहाँ पे Mg आ जाएगा और X हो जाएगा ये। अब इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब इसमें क्या होता है ना, इसका भी जैसे CH2Li जैसे यूज करते हैं, बहुत फेमस है ये, आर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, जैसे ये लिथियम है वैसे ये मैग्नीशियम, इसको आर्गेनो मैग्नीशियम बोलते हैं, आर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलो, आर्गेनो मैग्नीशियम बोलो, दोनों का सेम है। ये दोनों ही हमारा कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। उसमें उसका रिएक्शन हम इन दोनों से बहुत बार देखेंगे आगे चलकर, तो इसको याद रखना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कभी कभी रिएक्शन में मतलब एग्जाम में रिएक्शन जब देता है तो उसमें क्या होता है कि बना के नहीं देता है, ये दोनों रिएक्शन आपस में दे देंगे, मतलब एल्किल हाइड्राइड और मैग्नीशियम दे देगा और फिर कहेगा कि अगला प्रोडक्ट बनाओ। तो ये बनने के बाद कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो उसको ध्यान रखना। अभी भी मैग्नीशियम जब आएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अगला हमारा है, तो इस सब में केस में हमने क्या किया है कि अलग अलग रिएजेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहा था। अगर हम सबको देखें एक बार तो एक साथ, तो जब सोडियम लगा था, जब सोडियम रिएक्शन कर रहा था और जिंक रिएक्शन कर रहा था और कॉपर रिएक्शन कर रहा था, तो ये तीनों के केस में दो हाइड्रोएल्केन जुड़ जा रहे थे, है ना। दोनों हाइड्रोएल्केन जुड़कर एक डबल, जितना स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन रहेंगे उसका डबल हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर। ये सोडियम के केस में, जिंक केस में और कॉपर केस में हो रहा था। लेकिन इसका नाम हम कह रहे थे ये उर्ज रिएक्शन है ना। इसका नाम कह रहे थे ये फ्रैकलैंड रिएक्शन है, फ्रैकलैंड रिएक्शन। इसका नाम उल्मान रिएक्शन है ना, ऐसे दिया था। अब इस वाले का जब लिथियम था तो इसको कहते हैं आर्गेनोलिथियम बन रहा था, और इस रिएक्शन का नाम है लिथिएशन रिएक्शन। और ऐसे ही मैग्नीशियम जब इससे रिएक्शन करता है तो वो इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। इंसर्शन मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाएगा ना। उसके बाद अगर हम इस रिएक्शन के सॉल्वेंट को चेंज कर दें, ध्यान रखना है, अब तक सॉल्वेंट हमने ईथर लिया था, तो अगर ईथर के अलावा हम कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर इसका कोई भी मेटल लो, यहाँ पे जो भी मेटल लिया गया है इसमें से कोई भी मेटल ले लो, चाहे जो तुम्हारी मर्जी, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट रख दो, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आगे प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि ईथर हमने लिया दिया था ना, तो ईथर क्या था, अप्रोटिक सॉल्वेंट था। अच्छा, अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब होता है जिसमें H+ न हो, है ना। अप्रोटिक मतलब जिसमें H+ हो। तो H+ उसी में रहेगा जिसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो। अगर ऐसा केस कोई है उसमें ही प्रोटिक सॉल्वेंट पाया जाएगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हम यहाँ पे ले सकते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल में तुम्हें मालूम है कि ROH, या देखो डायरेक्ट ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटिक हो सकता है। तुम वाटर ले सकते हो, H2O। अब H2O लोगे तो कुछ और हो जाएगा, तो वाटर नहीं लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, फिलहाल के लिए वाटर नहीं लेंगे। तो और कोई हम HCl ले सकते हैं, तो ये भी तो एसिड है ना। तो ये सब प्रोटिक सॉल्वेंट अगर लेंगे तो क्या होगा, होना कुछ नहीं है, बस ये क्या होगा, C होगा, H2 होगा, और यहाँ पे एक H और H जुड़ जाएगा, X हटकर H जुड़ जाएगा, मतलब फिर से एल्केन बन गया। देखो इसके पहले क्या कर रहे थे कि
हमारे पास एल्केन ही बन रहा था। इसके बाद जब हम सॉल्वेंट नहीं चेंज किए थे, सॉल्वेंट हमारे पास जब ईथर था, तब पर भी ये दो मॉलिक्यूल से जुड़कर एल्केन ही बना रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें, अप्रोटिक से प्रोटिक तरफ आ जाए, मतलब जिसमें प्रोटॉन हो वो वाला लेके आ जाए, तो होगा क्या, बस कुछ होगा नहीं, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा वहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर से एल्केन ही बन रहा है, लेकिन इस बार कार्बन का नंबर नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, या RX कह लो, हेलो एल्केन कह लो, है ना, इस तरह से। ये जो 4-5 रिएक्शन में बताया है, सोडियम का, मैग्नीशियम का, जिंक का, कॉपर का, लिथियम का, इन सब में से हर साल एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब वो सॉल्वेंट चेंज करेगा कि नहीं करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पूछता हर साल है। ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम वाला, फ्रैंकलैंड, जिंक का, उल्मान, कॉपर का, ये तीनों रिएक्शन हर साल किसी साल रिपीट होते रहते हैं। वो नाम पूछ लेगा, कोई एग्जाम्पल देगा, उससे पूछ लेगा, कुछ भी करके पूछ सकता है ना, तो इसको याद रखना है। अगला क्या है, ये तो मेटल वाली कहानी होगी कि मेटल रिएक्शन करके क्या क्या कर सकता है ना। मेटल हम और भी रिएक्शन करवा सकते हैं, लेकिन बाद में करवाएंगे, वो सब भी जरूरी नहीं, जितना इंपॉर्टेंट हमने बता दिया था। अब उसके बाद अगर RX का हम एल्कोक्साइड सॉल्ट ले। अच्छा, एल्कोक्साइड सॉल्ट क्या होता है कि जब तुम एल्कोहल ले रहे हो, एल्कोहल मतलब CH2OH है, और हमने बताया है तुम्हें कि ये जो इसका H होता है, क्या होता है, वो एसिडिक होता है, और ये जब बेस से रिएक्शन करता है क्या बनाता है, तो सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, H हट जाएगा, O आ जाएगा और Na आ जाएगा, और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। ये अब जो ये बना हुआ है, अब सोडियम की जगह तुम यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले तो सोडियम लग गया, अगर तुम KOH लेते तो Ka लग जाता। तो इस तरह से इसको हम सॉल्ट बोल रहे हैं। अब ये एक्चुअल में एल्कोहल से बना हुआ है, तो एल्कोहल से जब H निकाल दिया जाता है तो वहां बनता है एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड के साथ कोई ना कोई मेटल चिपका रहेगा, ऐसे ही अकेले नहीं रह सकता है, तो वो इसलिए इसको हम एल्कोक्साइड सॉल्ट बोले हैं। तो जब भी कोई एल्कोक्साइड सॉल्ट लोगे तो हमारा मेन काम का चीज इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा RO- रहेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन करवाएंगे। जैसे अगर हम इसका रिएक्शन क्या करवाएं, ऐसे RCH2 ऐसे लिखते हैं, RONA, ये इसका रिएक्शन है। सॉरी, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या बनेगा, है ना। तो बनने का तरीका सिंपल है, हमने पहले ही बता दिया तुम्हें कि क्या करना है। इस पे पॉजिटिव होता है और इस पे निगेटिव होता है, बस तुम्हें इस वाले निगेटिव को इस पे अटैक कराना है और इसको बाहर निकालना है। तो क्या बनेगा, RCH2O और ये R हो जाएगा, है ना। अब इस रिएक्शन का नाम जो होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होता है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। देखो ये ईथर बना हुआ, ROR को ईथर बोला जाता है, तो ईथर बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो SN2 मैकेनिज्म शो करता है, SN2 मैकेनिज्म से ये मेथड बनता है। एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि बताओ कि जब ईथर बनाते हो विलियमसन सिंथेसिस मेथड से, तो हमारे पास जो एल्कोहल यूज होता है, रिएक्शन होता है हेलो एल्केन का, वो कौन से मेथड से प्रोसीड करता है, SN1 या SN2। देखो ये तो SN1 और SN2 से बता रहे हैं, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आता है। हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे पास इस रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड से, सोडियम एल्कोक्साइड पोटेशियम एल्कोक्साइड भी हो सकता है, कुछ भी ले लो, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि ये एल्कोक्साइड और एल्किल है के रिएक्शन कराना है, तो ईथर बनता है, और इस टाइप के रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, और ये SN2 मैकेनिज्म द्वारा फॉलो होता है। और हमने बताया है SN2 मैकेनिज्म उसी रिएक्शन में होगा, उसी कार्बन पे होगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी, भीड़ कम होगी। तो अगर हम एक प्रोडक्ट बनाए, तुम्हें शायद अच्छा विलियमसन से तो समझ आ गया होगा, इसमें क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, एल्किल हैलाइड को एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराना है और तुम्हें ईथर बना देना है ना, SN2 मैकेनिज्म द्वारा।
अब ये बातें अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है एल्किल हैलाइड और एल्कोक्साइड, तो हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो ये बात हम तुम्हें बताई गई है कि वहां पे एल्कोक्साइड क्या होता है और एल्किल हैलाइड क्या होता है ना। एग्जाम में ये बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो अगला क्या है कि अगर हम तुमसे पूछें, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये CH3 है और ये है हमारे पास CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट है। अब ये बना कैसे है, विलियमसन सिंथेसिस करके यूज करके बनाया गया है। हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे मान लो हम कहें रिएक्टेंट हो सकते हैं, जैसे CH3 और यक्स लगा दें और यहाँ पे CH3ONA लगा दें। ये भी रिएक्शन क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम क्या करें, CH3 यहाँ पे O ले लें, ONA ले लें और हम CH3 और X ले लें, अब तब रिएक्शन कराएं। तो दोनों मेथड में हमारे पास जो प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये वाला है, अब ये यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, प्रोडक्ट फिर से वही बन जाएगा। तो अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे लिए, हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा सुटेबल रिएजेंट है, मतलब इससे हम इसको बनाएं या इससे इसको बनाएं। अब देखा जाए तो इसमें क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस ये कि हेलो एल्केन का डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पे 3 डिग्री का हेलो एल्केन है, यहाँ पे विदाउट डिग्री वाला हेलो एल्केन है। और हमने बताया है तुम्हें कि हम रिएक्शन वही कराते हैं जहां पे, ये कौन सा रिएक्शन है, SN2, इसको ध्यान रखना है। SN2 अगर बात समझ में आ रही है तो तुम ये बता पाओगे। अब SN2 वही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहां पे भीड़ कम है। देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो 3 डिग्री वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और 3 डिग्री हमेशा क्या होता है, SN1 के थ्रू प्रोसीड होता है। और तुम्हें ये बात बताया गया है कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये SN1 रिएक्शन का आर्डर होता है। और ये क्या है, 3 डिग्री है। यहाँ पे SN2 नहीं होगा, SN1 होगा, मतलब हम इस साइड तो रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये O यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा SN2 मैकेनिज्म थ्रू। और अगर यहाँ SN2 करवाया जाए तो देखो ये आराम से, ये क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन विदाउट डिग्री का छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आराम से यहाँ से अटैक करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। इसका मतलब यहाँ पे आराम से ईथर बन सकता है। तो इसमें बस इतनी बात ध्यान रखना है कि तुम्हें SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। अगर SN2 मैकेनिज्म चल रहा है तो लेस डिग्री वाला हाइड्रोजन प्रेफर किया जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ये वाला रिएक्टेंट सुटेबल होगा कि ये वाला, तो उसका आंसर है कि हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ये सुटेबल हमारे लिए है और ये प्रोडक्ट बना लेगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सिल्वर नाइट्राइड है और सोडियम नाइट्राइड है, दोनों में से कौन रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, है ना। रिएक्शन तो दोनों ही करने वाले हैं, लेकिन बनेगा क्या थोड़ा वो देखना है। दोनों का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। अगर हम अपना दिमाग लगाएं, पहले वाला जो पढ़े हैं, तो इसमें हमने कहा था कि अगर RCH2X है तो यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, पढ़ाया है ना। अब इसमें होना क्या है, अगर हम सिल्वर ले लें Ag और N डबल बॉन्ड O, सॉरी ऐसे होगा, ON डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर होगा ऐसे, NO2 नाइट्रोजन से सिल्वर से इस तरह से जुड़ा होता है ना। अब होगा क्या इसमें, देखो जो सिल्वर है वो D ब्लॉक का मेटल है, और इसमें D ब्लॉक के मेटल होने की वजह से ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, 4D का 4D सीरीज का एलिमेंट है ये। और 4D की वजह से होने की वजह से इसमें डीप डिफ्यूज होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। और डिफ्यूज होने की वजह से ये क्या करता है, इसके क्योंकि हाइड्रोजन पे जो नेगेटिव लोन पेयर होता है उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन और सिल्वर का बॉन्ड होता है वो थोड़ा पोलर होता है, पोलर मतलब स्ट्रांग होता है। अब स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, तो नाइट्रोजन ये बैठा हुआ है खाली, है ना। अगर नाइट्रोजन खाली बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा, यही पहले अटैक करेगा, है ना, और इसको निकालेगा और बाद में ये टूटता है। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, RCH2, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ निगेटिव, इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला के प्रोडक्ट जो है ये बनेगा किस केस में, जब हम सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराएंगे तब, AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तब।
लेकिन अगर हम यही बात सोडियम से करा दें, NaNO2 से, तो इस बार खेला चेंज हो जाएगा। देखो खेला ये होगा कि यहाँ पे अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, देखो N डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड O होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ लोन पेयर होता है। ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा याद करना इससे जरूरी है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला बॉन्ड खाली नहीं था, खाली इसलिए नहीं था कि सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ था ड्यू टू पोलर बॉन्ड। ये डिफ्यूज डी ऑर्बिटल की वजह से पोलर था, पोलर बॉन्ड की वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं पाया, उस टूटने में थोड़ा लेट हो रहा था। तो ये क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर खाली बैठा हुआ है, सोचा तब तक हम ही रिएक्शन कर लें, यहाँ आएगा इसको हटाएगा तो बॉन्ड उसके साथ बन जाएगा। तो हमारे पास जब हम सिल्वर का रिएक्शन, सिल्वर NO2 का AgNO2 का रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स कराएंगे तो नाइट्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट होगा कार्बन से। लेकिन इस केस में अगर हम NO2 ले लें, NO2 केस में, तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH2O और फिर N फिर O डबल बॉन्ड, ये बनेगा। अब इसमें इसलिए ऐसा हो पा रहा है कि इस वाले केस में तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड खाली नहीं था, मतलब ऑक्सीजन के पास जो था नेगेटिव चार्ज वो सिल्वर के साथ व्यस्त था। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सोडियम जो होता है, अगर सोडियम को बना के दिखाएं इसको ऐसे, Na सिर्फ पॉजिटिव, Na जो जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, मतलब Li हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, मतलब 1s का या तो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, वो एज ए एक्सपेक्टेटर दिखता है, मतलब सिर्फ वो खड़ा रहता है, मौका मिलते ही तुरंत निकल लेता है, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता बॉन्डिंग वोल्डिंग में, बस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने को उसको लगाया जाता है। अब ये NO2 जो होगा, N डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, अब ये निगेटिव सोडियम के साथ सिर्फ इंटरेक्शन में हल्का सा है, जो ही इसको दिखेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन आ गया है, सोडियम छोड़ेगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा, इसको बाहर निकाल देगा इस तरह से। तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन और बॉन्डिंग नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन कार्बन जुड़ जा रहा है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब यही सेम खेला कहाँ होगा, जब हम अगर यहाँ पे साइनाइड ले लें, देखो पहला केस तो हो गया ये वाला। अब साइनाइड वाला केस में क्या होगा कि अगर यहाँ CN लगा दें, देखो CN ऐसे ही जुड़ा होता है, हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और यहाँ लोन पेयर ऐसे बैठा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ भी कहानी वही है कि निगेटिव चार्ज तो कार्बन पे होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव क्या होता है, मिलके कोवैलेंट इंटरेक्टेड बॉन्ड बनाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये वाला जो लोन पेयर है ये खाली नहीं है, मतलब वो सिल्वर के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है। तो उस समय क्या करेगा, नाइट्रोजन को बेचारे को जाना पड़ेगा यहाँ से, और फिर क्या बनाएगा, वो नाइट्रोजन ही आके जुड़ता है और ये बनता है ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका नाम होता है एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। कब, जब सिल्वर जुड़ेगा तब। लेकिन अगर हम सोडियम जोड़ दें इसको, अगर सोडियम से रिएक्शन करा दें तो ये क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब इस बार भी लोन पेयर नाइट्रोजन पास है, लेकिन लोन पेयर वही डोनेट किया जाता है जो नेगेटिव चार्ज में होता है। अब तुम कहोगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में था, वहां पे डोनेट किया गया, तो उसका रीजन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बैठा नहीं था, वो सिल्वर के साथ में था, इसकी वजह से नाइट्रोजन को लोन पेयर में, मतलब नाइट्रोजन को जाना पड़ा रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे सोडियम सिर्फ एज ए एक्सपेक्टेटर, मतलब वो खड़ा रहेगा, जो ही मौका मिलेगा सोडियम इसको छोड़ेगा कार्बन और इसको हटाएगा यहाँ से और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। अब देखो इसमें देखा जाए तो इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, साइनाइड का CN होता है, तो कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन सिल्वर के केस में नाइट्रोजन कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको एल्किल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। इस वाले केस में एल्किल नाइट्राइल हो जाता है, एल्किल नाइट्राइल। अब एल्किल नाइट्राइल तुम कहो या एल्किल साइनाइड कहो, एल्किल साइनाइड। अब सबसे फेमस जो है वो एल्किल नाइट्राइल है, एग्जाम में एल्किल नाइट्राइल करके पूछता है, तो उसको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया सिल्वर और सिल्वर साइनाइड और सिल्वर नाइट्रेट के केस में रिएक्शन डिफरेंट होते हैं। अब ये पिछली साल एग्जाम में ये पूछा गया था कि बताओ, बस ऐसे रिएक्शन दे दिया गया था कि एल्किल हैलाइड को दिया गया था और एल्किल साइनाइड और एल्किल हैलाइड विद सोडियम साइनाइड, दोनों में पूछा गया था प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर तुम ऐसे सोच के जा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव अटैक करा दो तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्या हमारा है कि जब हमारे पास क्या हो,
कार्बोक्सिलिक साल्ट हो। अच्छा, कार्बोक्सिलिक साल्ट कौन सा होता है सोचो। हमारे पास देखो कार्बोक्सिलिक साल्ट ज्यादातर केस में हम यही यूज करते हैं, O नेगेटिव, यहाँ पे Ag लगा देते हैं, है ना। सिल्वर के साथ जुड़ा रहेगा। अब खेला कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल जो पहले पढ़ रहे थे वही होगा। यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है ना। ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा ना, और कुछ नहीं। क्या बनेगा, R C O और यहाँ पे CH2 R जुड़ जाएगा और AgX जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या बताओ, ये एस्टर होता है ना, सॉरी ये पूरा एस्टर होता है। RCO, R को एस्टर बोला जाता है, तो इसमें एस्टर बन रहा होता है और कुछ नहीं, सिंपल है, ऐसे रिएक्शन पूछा जाएगा। और अगला है एल्काइल एमीन। अब एल्काइल एमीन का थोड़ा सा डिफरेंट केस होता है। क्या केस होता है देखते हैं। अगर तुम इसका अमाउंट डिफरेंट कर दो, प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे RCH2X है ना, और इसका रिएक्शन हम CH3NH2 से करा दें। अब ध्यान रखना, इसको हमने एक मालिक्यूल लिया, इसका भी एक मालिक्यूल लिया है बस, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इसको बाहर निकालेगा और क्या बनेगा, RCH2NH और CH3 बन जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा, 1 2 3, हाँ सही, ये बन जाएगा। ये कब का है, जब यहाँ पे HX हो जाएगा, है ना। ये कब होगा, जब 1 इक्विवेलेंट यूज किया जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंट बढ़ा दें, अच्छा बढ़ा दें मतलब कि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट यूज करें, 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 मालिक्यूल इसका रहेगा, इसका एक ही मालिक्यूल है, सॉरी, तब पर भी ये प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर इसका हम 2 मालिक्यूल है, हमें बढ़ाना इसका है, इसको 1 ही रहने दें, इसको 2 कर दें, है ना। इसका 2 मालिक्यूल है, तो 2 मालिक्यूल में एक मालिक्यूल रिएक्ट कर गया, दूसरा मालिक्यूल फिर आएगा RCH2X, क्योंकि 2 मालिक्यूल यूज किए हो तो एक मालिक्यूल यहाँ से यहाँ आने में तो यूज किया है, अगला मालिक्यूल आगे बढ़ने में यूज किया जाएगा। देखो इसके पास फिर से भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये फिर यहाँ अटैक करेगा, फिर इसको बाहर निकालेगा और फिर क्या बनाएगा, RCH2। अब यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, R हो गया और CH3 हो गया, ये बन गया, है ना। और यहाँ पे HX तो बनेगा ही, तो उसको छोड़ देते हैं ना। अगर हम एक मालिक्यूल और ले लें, मतलब 3 मालिक्यूल लेते हैं, तीसरा मालिक्यूल क्या करेगा, अभी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास जब तक लोन पेयर है तब तक वो अटैक करता रहेगा, जब तक उसके पास लोन पेयर है तब तक वो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलता रहे जब तक। तो अगला हम अगर तीसरा मालिक्यूल ले लें, इसका RCH2X का, तो ये फिर से यहाँ अटैक करेगा और फिर से इसको बाहर निकालेगा, तो बनाएगा RCH2N, फिर यहाँ पे H2R CH2R और यहाँ पे CH3, बट यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो इस पे प्लस आ गया है, और तब जो हैलोजन यहाँ से निकल रहा होगा वो कहीं जाएगा नहीं, यही बगल में लगा रहेगा, ऐसे चिपका रहेगा। अब यहाँ लगा रहेगा मतलब पॉजिटिव निगेटिव को बैलेंस करने के लिए लगा रहेगा, कुछ नहीं। अब इसको हम कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस वाले प्रोडक्ट का नाम है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखो इसको हम क्यों बनाते हैं, इस वाले को, ये जो एल्किल एमीन होता है, ये RNH2, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए अगर कोई मालिक्यूल, कोई भी सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसके ऊपर तुम चार्ज लेके आ जाओ, वो डिसॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड उसमें ज्यादा अमाउंट मिला देते हैं। तो एल्किल हैलाइड जब ज्यादा अमाउंट मिलाएंगे तो नाइट्रोजन बार बार एल्किल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक उसके पास 4 ग्रुप न लग जाए। चौथे के बाद 5वां नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर खत्म हो गया है। लोन पेयर जब तक रहेगा तब तक, तो 3 बॉन्ड भी तो 1 लोन पेयर होता है, 4 बॉन्ड हो गया तो 1 लोन पेयर जो था वो बॉन्ड में चला गया। अब ये दोबारा रिएक्शन नहीं करेगा, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है ना। तो एल्किल एमीन का टेस्ट करने के लिए, हम पता करने के लिए वो है कि नहीं है, तो इसका भी यूज उसमें किया जाता है ना। तो ये एल्किल एमीन का, अगर 1 इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट में सिर्फ एक बार नाइट्रोजन अटैक करेगा और डाई एल्किल एमीन बना लेगा। 2 इक्विवेलेंट यूज करोगे तो 2 बार अटैक करेगा और ट्राई एल्किल एमीन बना लेगा। लेकिन अगर चौथी बार यूज करोगे तो क्वाटरनरी अमोनिया सॉल्ट बनाएगा, वो वाटर में डिसॉल्व होता है, तो वाटर में वो सॉल्युबल हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल थे।
तो सॉल्वेबल करने के लिए हम ये काम कर रहे थे। तो ये ओवरऑल को मिला जुला के क्या हो गया, एल्किल हैलाइड के इतने रिएक्शन हैं जो तुम्हें देखने हैं एग्जाम में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अब तक जितना हमने बताया है। अगर एल्किल हैलाइड से कोई रिएक्शन आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो वहां से आ जाएगा। तो आई होप पूरा हमारे समझ से ये हमारी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया ये एल्किल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड बचा हुआ है तो उसको 2-3 क्लास लगेगा और उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं नीचे एक्सरसाइज में, तुम पूरा करोगे उसको ना, ट्राई करना अपने से कि हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।